हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दिस इज़ द वीडियो जिसका आप सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, जिस वीडियो के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा बोला गया था। एज़ यू कैन सी द मैसेजेस जो मुझे लोगों ने किए हैं मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट पे, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीडीसीटी, उसका मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे और कि कैसे प्रिपेयर करना है। क्यों जब ढूंढे थे तो मुझे नहीं मिले थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए। तो बस स्टार्ट करते हैं। तो योर वेट इज़ ओवर एंड दिस इज़ मच अवेटेड वीडियो। एंड चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आई थिंक यू गेस्ड इट राइट। वी विल टॉक अबाउट PDCET, दैट इज़ पोस्ट डिप्लोमा कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। ये जो एग्ज़ाम है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो PDCET क्या होता है, कौन लोग इसे दे सकते हैं, इसके बारे में जो है मैंने नोट्स भी बनाए हैं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो इस जो वीडियो है उसके बारे में, उसमें उसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इसका मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। इस वीडियो का आप लास्ट तक देखना, क्योंकि इसके अंदर हम PDCET से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर। एंड लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी इसका आपको इस एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। एंड सॉरी फॉर द डिले। एंड अभी भी टाइम उतना कम नहीं बचा है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। आप बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं। इवन मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने ये वीडियो इस एग्ज़ाम से 1 महीने पहले भी देखा है तो भी आप प्रिपेयर कर सकते हो और आपको सीट मिल सकती है। तो जो ओवरव्यू है हमारे कि व्हाट इज़ PDCET, आई विल टॉक अबाउट इट। एंड देन इसके लिए एलिजिबल कौन कौन कैंडिडेट रहते हैं, हु इज़ एलिजिबल फॉर द एग्ज़ाम। एंड इस कोर्स को करने के बाद कौन सी डिग्री आपको मिलेगी, और इज़ दिस डिग्री जो कि आपको PDCET के बाद मिलेगी, क्या वो MDMS के इक्विवेलेंट है। बेसिकली PDCET करने के बाद आप सेकेंडरी DNB करते हैं, तो दैट इज़ DNB। तो क्या वो MDMS के इक्विवेलेंट है या नहीं है, इस बारे में हम बात करेंगे। और PDCET करने के आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, मतलब बेसिकली PDCET करने से आपको सेकेंडरी DNB के लिए आप अप्लाई करते हो, फिर आप DNB बन जाते हो, तो फिर उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों किसी DJO को DNB सेकेंडरी DNB के लिए ऑप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या मैंडेटरी है, सॉरी क्या मैंडेटरी है DCH DS GGO या फिर कोई भी डिप्लोमा एग्ज़ाम के बाद PDCET करना, इस बारे में हम बात करेंगे। और एग्ज़ाम कैसा रहता है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है, और कौन कौन से इसमें कॉलेज इंस्टीट्यूट रहते हैं, और जो क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो रहते हैं क्या उनके अंदर पैसा जो होता है वो फ़ी जो होती है वो सेम होती है या डिफरेंट होती है। और कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, आपने DGO अगर आपका DGO कैसा था उसके हिसाब से आपको DNB प्राइवेट लेना चाहिए, गवर्नमेंट लेना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। हैंड्स ऑन के बारे में बात करेंगे। सर्जिकल नॉन सर्जिकल ब्रांच के लिए कौन सा हॉस्पिटल प्रेफर करना चाहिए, वी विल टॉक अबाउट दैट, also. And where to choose college, and stipend and bond and everything, and eligibility criteria, and then सेंटर्स, रिज़ल्ट, और अगर दो लोगों के सेम एग्ज़ाम आते हैं तो व्हाट इज़ द टाई ब्रेकर। एंड देन एंड आपको इस कोर्स के लिए कौन सा आपको ये चाहिए, क्या पढ़ना है, और क्या सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं या फिर एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड देन लास्टली आई विल डिस्कस द मेथड्स जिससे आप जो है PDCET के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो के लिए। और मुझे लगता है कि इससे ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग सेकेंडरी DNB स्टूडेंट, और दूसरा मुझे ऐसे कि मैं अपने ही लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। बेसिकली आई एम डूइंग ऑब्स गायनी, तो मेरा ऐसा है कि अगर मैंने कोई चीज़ की है तो मुझे जो पीछे मेरे लोग आ रहे हैं, मतलब हमारे जूनियर्स, उनको मुझे जो है ये बताना चाहिए कि कैसे कैसे वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं, सो दे कैन गेट हेल्प। जैसे कि हम थीसिस सबसे पहली बार बनाते हैं, हमें नहीं पता होता है थीसिस कैसे बननी होती है, तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया कि कैसे कैसे, क्योंकि थीसिस आप लाइफ में एक ही बार बनाते हैं और हर कोई एक ही बार बनाता है बेसिकली, तो हमें पता होना चाहिए ना कि कैसे कैसे ढूंढना है वट एवर टाइप्स। तो मेरा भी यही है कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया है, तो इसलिए मुझे ये सब बताना था। और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज़ डॉक्टर दीक्षा राणा। आई एम डूइंग सेकेंडरी DNB फ्रॉम न्यू दिल्ली, वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल इन दिल्ली, एंड आई डिड माई DGO फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज
Bhagat Phool Singh Government Medical College, Sonipat, Haryana. That was a government institute, and now I'm doing secondary DNB in a private institute. I did my MBBS, although order थोड़ा अलग हो गया, उल्टा हो गया, and I did my MBBS from GMC Akola, Maharashtra, और then I did my DGO from Bhagat Phool Singh Medical College, Sonipat, Haryana, and that was 2 years course, and now I'm doing secondary DNB. And my all India rank in PD set was 98, and बहुत सारे मेरे दोस्तों की रैंक और मेरे सीनियर्स की रैंक मुझसे अच्छी आई है. तो ऑल दो इसमें इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता रैंक से, आपको जो चीज़ जहाँ चाहिए रहती है अगर आपको वो मिल जाए तो दैट्स इनफ. आई वांट टू डू सेकेंडरी DNB इन दिल्ली ओनली, सो आई गॉट दिल्ली ईजिली, सो इट इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग. एंड सो चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के. बने रहिए लास्ट तक ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें, और यू कैन कमेंट डाउन एंड यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस and I will try to give you as honest answer as I can. So let's get started. So our first question was कि what is PDCT? तो PDCT is an exam that उसका फुल फॉर्म है पोस्ट डिप्लोमा कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट. इस एग्ज़ाम को आप जो दे सकते हैं, ये एग्ज़ाम क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम से आप जो है सेकेंडरी DNB कर सकते हैं. सेकेंडरी DNB, प्राइमरी DNB क्या होता है? प्राइमरी DNB इज़ कि जो 3 साल का जो कोर्स होता है, मतलब नीट PG से आपको 3 कोर्स मिलते हैं. एक MDMS मिलता है, एक DNB मिलता है, और एक मिलता है डिप्लोमा. तो जो MDMS, तो MDMS सबको ही पता होता है. DNB मतलब 3 साल का कोर्स होता है, दैट इज़ अ डिग्री कोर्स. और डिप्लोमा जो होता है वो होता है 2 साल का कोर्स होता है. और मैं कुछ फंबल करे तो माई हस्बैंड इज़ हेल्पिंग मी, ही इज़ वेरी स्वीट. एंड देन जो डिप्लोमा होता है वो 2 साल का एग्ज़ाम होता है, और उसके बाद ना वो डिप्लोमा होता है, वो डिग्री नहीं होता है. तो उस डिप्लोमा को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम PDCT एग्ज़ाम दें. उसको पास करने के बाद फिर आप सेकेंडरी DNB कर सकते हो. तो बेसिकली 2 साल का सेकेंडरी DNB करके आप जो है DNB के इक्विवेलेंट हो जाते हो. तो यानी प्राइमरी DNB जो होता है वो 3 साल का होता है, और सेकेंडरी DNB जो होता है वो 2 साल के डिप्लोमा के बाद PDCT दे के, एंड देन यू कैन ऑप्ट फॉर सेकेंडरी DNB सीट. एंड देन उसके बाद आपका टोटल 4 ईयर्स के अंदर आपका सेकेंडरी DNB हो जाता है. तो मोटा मोटा आप 4 साल के बाद DNB बन जाते हैं. तो इसलिए वो एग्ज़ाम देते हैं. आई डिड माई DGO, सो आफ्टर I completed my DGO, I opt for PDSAT, and I got rank 98, and then I took admission in secondary DNB hospital, and then I am doing my secondary DNB. और इस 2 साल के बाद ना I will be equivalent to क्या बोलते हैं DNB और MDMS, ठीक है, उसके इक्वल हो जाओगे. और इसको एग्ज़ाम को कौन कौन से कैंडिडेट दे सकते हैं, मतलब हु कैन अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम. तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसका लिए पोस्ट डिप्लोमा कैंडिडेट दे सकते हैं जिनका जो डिग्री है डिप्लोमा मतलब वो रिकॉग्नाइज्ड बाय NMC होना चाहिए, नेशनल मेडिकल काउंसिल. तो उनकी जो डिग्री है वो NMC से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, वो लोग दे सकते हैं. पहले CPS वाले भी लोग दे सकते थे, बट आई थिंक आजकल वो दे नहीं सकते हैं. बट फिर भी जब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन दे सकता है, कौन कौन नहीं दे सकता. अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ी है उसके हिसाब से, क्योंकि मैंने अभी रिसेंट में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ी है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है, बट वो लास्ट ईयर की थी, तो इसलिए जो है NMC जो रिकॉग्नाइज्ड है इंस्टीट्यूट्स वो दे सकते हैं, ठीक है. और इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो ये भी है कि आपका जो डिप्लोमा का रिज़ल्ट, थियरी प्लस प्रैक्टिकल का रिज़ल्ट 31 जनवरी से आ जाना चाहिए, और आपको उस एग्ज़ाम में पास होना चाहिए. तो दैट इज़ द क्राइटेरिया कि यू शुड क्लियर योर थियरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम बिफोर 31 जनवरी, एंड योर रिज़ल्ट शुड ऑल्सो बी आउट बिफोर 31 जनवरी, तो सो यू कैन एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम. एंड यस, एंड यही है, मैंने इसमें पढ़ा भी था कि सबमिट डॉक्यूमेंट विच सेज कि डिप्लोमा इज़ पास बिफोर 31 जनवरी. ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है. तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब जो हमारे पास जो आ जाता है ना, ये जैसे आप थ्योरी पास करते हैं तो थ्योरी का रिज़ल्ट भी आ जाता है, फिर प्रैक्टिकल का रिज़ल्ट भी आ जाता है. आप हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ज़रूरी नहीं है कि जो DNB की तरफ से थ्योरी प्रैक्टिकल के रिज़ल्ट की मार्कशीट आती है वही आपको अपलोड करनी है. अगर आपको ऑनलाइन भी रिपोर्ट आ जाती है, क्योंकि उस DNB की रिपोर्ट जो है मतलब
क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट आने में टाइम लगता है, तो आपकी जो ऑनलाइन जो है उन रिपोर्ट्स को भी आप अपलोड कर सकते हो। रिपोर्ट, हाँ मतलब सॉरी रिपोर्ट नहीं, पेशेंट दिमाग में रहता है हमेशा, रिपोर्ट नहीं, आप जो थ्योरी और प्रैक्टिकल की जो रिजल्ट्स हैं उनको भी आप अपलोड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो डीएनबी की तरफ से आएगी उसी को ही अपलोड करना है। यू गॉट माई पॉइंट कि एनबी की तरफ से जो रिपोर्ट सॉरी एनबी की तरफ से जो ओरिजिनल आपका थियरी प्रैक्टिकल का रिज़ल्ट की कॉपीज़ आएंगी उनको अपलोड करना इज़ नॉट मस्ट। आप जो है जो ये वाला होता है थियरी एंड प्रैक्टिकल की जो रिज़ल्ट आउट होता है सॉफ्ट कॉपी, उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि उसको आने में तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो तो आई थिंक प्रैक्टिकल और थियरी दोनों का होने के बाद देते हैं ना वो लोग। हाँ वैसा रहता है, ठीक है। आई थिंक आई क्लियर्ड। अगर इस बारे में आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क एंड ड्रॉप ए कमेंट, ओके। ये मैंने बता दिया कि इसके बाद कौन सी डिग्री आपको मिलती है। और माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि इज़ दिस इक्विवेलेंट टू एमडीएमएस और डीएनबी? तो यस, अगर जब आप एमडीएमएस और डीएनबी तो इक्विवेलेंट ही होते हैं, वो तो आपको पता ही है। बट प्राइमरी डीएनबी और उसके बाद आप सेकेंडरी डीएनबी के बाद जो आपको डिग्री मिलती है तो डीएनबी तो दैट इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट। तो मतलब आप ये करके आप अपने जो है पीडीसीटी करके आप अपने डिप्लोमा को डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। बिल्कुल भी टफ एग्ज़ाम नहीं है और बहुत इजी एग्ज़ाम है। मतलब अगर और सबसे इम्पॉर्टेंट ना, इस एग्ज़ाम के लिए जो कोर्स आता है वो आपको अपना एक ही सब्जेक्ट पढ़ना, आपको सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं। मतलब आपको पूरे 19 सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आपको जैसे कि मैंने डीजीओ किया है तो मुझे बस सिर्फ ऑप्शन गायनी पढ़नी है एंड देन आई हैव टू गिव दैट एग्ज़ाम एंड देन दैट्स इट। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पूरे 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने की ज़रूरत है, ऐसी ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। और इसको करने से बेनिफिट्स क्या होते हैं कि क्यों आपको अपने डिप्लोमा को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हाँ, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो डिप्लोमा करके दे आर प्रैक्टिसिंग वेरी गुड, उन्होंने अपने सेटअप्स खोल लिए हैं और कुछ लोग फेलोशिप कर रहे हैं, कुछ लोग कंसल्टेंट बन गए हैं और जो गवर्नमेंट जॉब वाले थे वापस गवर्नमेंट जॉब में चले गए हैं, बट नाउ मतलब और अच्छी पोजीशन पे वो लोग चले गए हैं। तो इट्स नॉट मैंडेटरी, बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरा डिप्लोमा कोर्स है मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहिए तो आप एक तो वो रीज़न हो गया, वैसे कर सकते हो। दूसरा सेल्फ ऑफ थोड़ा ना कंप्लीटनेस आपको फील होता है कि हाँ मतलब डिप्लोमा को मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया तो डिग्री हो गई चलो। और दूसरा इसके बाद एक्चुअली डिप्लोमा के बाद ना आप एसोसिएट प्रोफेसर और स्टडी और टीचिंग लाइन में जाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आप डिग्री कर लेते हैं तो एमडीएमएस के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। तो फिर यू कैन ऑप्ट फॉर एसोसिएट प्रोफेसर और आगे मतलब उस में आप जा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि जिसको सुपर स्पेशलिटी एग्ज़ाम देना, तो उसके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है, द क्राइटेरिया फॉर अप्लाई फॉर सुपर स्पेशलिटी इज़ एमडीएमएस एंड डीएनबी। तो इसमें वो जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं वो होते हैं एमडीएमएस वाले, डीएनबी वाले, और सेकेंडरी डीएनबी के बाद आप डीएनबी कर लेते हैं तो तब यू कैन ऑल्सो अप्लाई। बट डिप्लोमा के मतलब आप नहीं, इफ़ यू आर डिप्लोमा कैंडिडेट देन यू कांट ऑप्ट फॉर और यू कांट गिव द एग्ज़ाम फॉर सुपर स्पेशलिटी। तो एक ये रहता है। मतलब वैसे ठीक कोर्स है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा रीज़न जो था वो मुझे ऐसा था कि आई जस्ट वांटेड टू कन्वर्ट माय डिप्लोमा इन degree, plus I also want to learn new things and because I did my diploma from government institute, so I thought कि मुझे थोड़ा प्राइवेट का भी एक्सपोजर लेना चाहिए, so that's why I choose private college and I'm happy that I'm learning new things and then yeah, ठीक है। और मैं I just want to make it clear one thing also कि after diploma you will give PDSAT exam and then you will get a college or hospital whatever, and then you have to study for 2 years and then you will give an exit exam. After that you will get degree of secondary DNB or DNB and that will be equivalent to DNB or MDMS. You got my point? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो है पोस्ट डिप्लोमा के बाद आप पीटीसीटी एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद आपको जो है कॉलेज अलॉट होगा जहाँ पे आप 2 साल का पढ़ेंगे, जो सेकेंडरी डीएनबी का कोर्स करेंगे। जब उस एग्ज़ाम को आप पास कर लेंगे 2 साल के बाद जो एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा तब आपको डीएनबी की डिग्री मिलेगी, विच विल बी इक्विवेलेंट टू प्राइमरी डीएनबी डिग्री एंड एमडीएमएस।
ये है मोटा मोटा, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट यू विल पास पीडीसीटी एग्जाम एंड देन यू विल ग्रांटेड डिग्री ऑफ सेकेंडरी डीएनबी, ऐसा नहीं है. you have to complete your 2 years tenure and then you will give a exit exam and then you will pass that exam, theory and practical, and then after that you will get degree of secondary DNB which will be equivalent to MDMS and primary DNB. You got my point? Okay, I think मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर लिया है. ठीक है. एंड देन व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ द एग्जाम. एग्जाम विल बी CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम. एंड इसके अंदर जो है कि टोटल 120 MCQs आएंगे. नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 नेगेटिव मार्क फॉर इनकरेक्ट आंसर. एंड सबसे इसमें जो सबसे बड़ा ड्रिल है इस एग्ज़ाम में कि और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कोर्स क्या आएगा वो तो हमने डिस्कस ही नहीं किया. हाँ, मैं भूल गई थी. इस एग्ज़ाम के लिए सब ऐसे बोलते पूरे 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं. पहले पढ़ने पड़ते थे लेकिन अब नहीं पढ़ना पड़ता है. अब आपको आप जिस स्पेशलिटी में आपने डिप्लोमा किया बस सिर्फ और सिर्फ उसी स्पेशलिटी के अंदर ही आपको PDCT का एग्ज़ाम देना है. अभी आपको पूरे 19 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं देना है ना. आपको 19 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने नहीं है. यू नीड टू स्टडी ओनली 1 सब्जेक्ट इन विच यू डिड योर DC डिप्लोमा एंड यू हैव टू गिव. और जो भी क्वेश्चंस आपको होंगे वो सारे 120 क्वेश्चन सिर्फ पर्टिकुलर 1 स्पेशलिटी के होंगे जिसके अंदर आपने डिप्लोमा किया है. समझ गए आप. तो यानी आपको पूरे 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने की नीड नहीं है. बस और सिर्फ यू हैव टू रीड 1 सब्जेक्ट थोरोली, मतलब पूरा आपको पढ़ना है. उसमें आप कुछ स्किप मतलब नहीं कर सकते. और यस एंड द नेगेटिव मार्किंग इज़ देयर. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इस एग्ज़ाम का जो टेक्निक है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्ज़ाम. इसमें 120 क्वेश्चंस आएंगे और 120 मिनट्स होंगी. तो तो इसमें जो ये होता है तीन सेक्शंस होते हैं ABC. देन A सेक्शन कंटेन्स 40 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू डू that questions in 40 minutes only, and then B section contains next 40 questions and you have to complete that session also in 40 minutes and so on. तो ABC ऐसे करके 3 सेक्शन होंगे. इसके अंदर जो आपके वो 40 मिनट्स हैं उसी के अंदर ही you have to do all the questions and after 40 minutes वो सेक्शन अपने आप ही सबमिट हो जाएगा and you can't even change anything. मतलब आप उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे. बिजली कड़क रही है तो वो आप उसमें कोई भी चेंज आप नहीं कर पाओगे. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है. मतलब और इसके अंदर वही वाला जो होता है जो नीट के टाइम से आप करते आ रहे हो, मार्क फॉर रिव्यू, मार्क विद रिव्यू एंड आंसर, वो सब वाला सिस्टम होगा. लेकिन वो सब चेंजेस जो भी आपको करना है उस 40 मिनट्स के अंदर ही उस सेक्शन में आप कर सकते हो. अगर आपका वो सेक्शन सबमिट हो जाता है तो मतलब वो पार्ट आपका सबमिट हो गया तो लास्ट में आप उसमें कुछ आपको देखने मिलेगा नहीं. तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. वैसे मैं सच कहूँ तो इतना कुछ टफ एग्ज़ाम होता नहीं है. पूरे उन 40 मिनट्स में आप इजीली वो 40 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हो. तो मतलब थोड़ा टाइम बाउंड एग्जाम है. तो इस तरह से 40 40 40 120 क्वेश्चन देन 40 40 40 मिनट्स इक्वल टू 120 मिनट्स इक्वल टू 2 आवर्स का एग्ज़ाम ये होता है. ठीक है. और जो है मस्ट ब्रिंग जो आपको डॉक्यूमेंट्स उसके लिए लेके आने हैं वो एक आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए और दूसरा जो है आपका ID कार्ड होना चाहिए. ID कार्ड में आप क्या क्या लेके जा सकते हो, पैन, आधार, वोटर ID, पासपोर्ट, इन सब के अंदर आपका जो है डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए. क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि NB के एग्ज़ाम में डेट ऑफ बर्थ का पूरा डेट नहीं होता है कि 01 मतलब 1 सितंबर 1998. तो ये पूरा 98 वाला भी होना चाहिए. मतलब ईयर शुड बी देयर. कई बार क्या होता है मेरे कुछ सीनियर्स का एग्ज़ाम था उनके साथ ये जो प्रॉब्लम हुआ एग्ज़ाम वाला और मेरे कलीग के साथ भी वो डिप्लोमा फाइनल एग्ज़ाम में हुआ था. तो मैं जस्ट आई एम थिंकिंग कि द एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी इज़ सेम. तो मे बी कहीं आपके साथ भी प्रॉब्लम ना हो जाए, लास्ट में केओस ना हो जाए. तो बेटर एक ऐसा ID कार्ड लेके जाना है जिसके अंदर आपका ईयर लिखा हो. एंड देन ये हो गया है. और हाँ मतलब फिंगरप्रिंट वगैरह होता है तो याद रखना कोई मेहंदी वगैरह ना हो, नहीं तो फिर फिंगरप्रिंट सेंस करने में प्रॉब्लम होगा और आपको एग्ज़ाम में लास्ट में प्रॉब्लम हो सकती है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो है इसमें ना लिमिटेड सेंटर्स होते हैं. मैं आपको बताऊं तो मेरे पास स्क्रीनशॉट है. मैं इसमें लिमिटेड सेंटर्स होते हैं तो उन्हीं सेंटर्स पे ही मतलब ये मुश्किल से पूरे इंडिया में 20-30 जगह पे हो रहा है, 20-30 सिटीज़ ओनली. सो टाइमली फॉर्म भर देना ताकि अपने सिटी के अंदर ही एग्ज़ाम सेंटर आ जाए, नहीं तो फिर कहीं और जाना पड़ेगा. सॉरी हाँ, नियर बाय सिटी के अंदर आप अपना सेंटर भर दीजिए ताकि आपको क्या है कि तुरंत जब सेंटर मिले तो आपको अपना जो है
ईजिली एक्सेसिबल सेंटर आपको टाइमली मिल जाए, 1 मिनट, ताकि आपको ना प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना कि सेकेंडरी डीएनबी के टाइम ना लोग ना ये कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, कहीं पे बॉन्ड कर रहे होते हैं, कहीं पर कुछ भी मतलब करता रहता है बंदा काम ना, तो इसलिए उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यूजुअली सेकेंडरी डीएनबी के लिए आपको कोई अपनी जॉब छोड़ने की, जो करंट जॉब छोड़ने की नीड नहीं है, अगर आप दिन में 4-5 घंटे पढ़ पा रहे हैं तो, मुझे ऐसा लगता है। 1 मिनट मैं आपको बताती हूँ कि सेंटर कौन कौन से हैं। हाँ, सेंटर फॉर डीएनबी पीडी सेट, ये मैं लास्ट ईयर का बता रही हूँ, इस साल का तो अभी तक आया नहीं है, बट यही रहेगा मोटा मोटा, आई थिंक सो। सो अहमदाबाद, अजमेर, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, एंड देन हैदराबाद, जम्मू, कोलकाता, कोझिकोड, कैलीकट, लखनऊ। मेरे केरला के फ्रेंड्स को बुरा लग जाएगा, इफ आई विल से कोझिकोड, देन इट्स कैलीकट, लखनऊ, मुंबई, पटना, रायपुर एंड विशाखापट्टनम। I was in Raipur last year, so I opted रायपुर। एंड रायपुर तो ऑलमोस्ट खाली सा ही, खाली तो नहीं रहता है बट इजीली आपको मिल जाएगा। और रायपुर इज सच ए ब्यूटीफुल सिटी, तो ठीक है। और फ्लाइट वगैरह का भी कोई ऑप्शन या सॉरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई टुक वन मोर स्क्रीन शॉट ऑल्सो, आई विल अटैच दीज स्क्रीन शॉट, ठीक है। एंड देन फुल, और हाँ सबसे पहले कि इस एग्ज़ाम को कौन कौन दे सकता है इन सेंस कि हु कैन अप्लाई फॉर, मतलब कौन से डिप्लोमा कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो तो इसके लिए जो है ना, डिप्लोमा एनेस्थेशिया, डिप्लोमा डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी एंड लेप्रोसी, मतलब डीवीडी दे सकते हैं, बच्चे दे सकते हैं। मतलब ये ऐसा है कि नेम ऑफ पोस्ट डिप्लोमा डीएनबी कोर्स एंड प्रायर एंट्री एलिजिबल क्वालिफिकेशन। तो मैं एलिजिबल आपको क्वालिफिकेशन बता रही हूँ, जिससे आपको आगे कोर्स कौन सा आपका बन जाएगा इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद, ये इस फॉर्म में मैं बता रही हूँ। जैसे कि अगर आपने डीए किया है तो डीएनबी एनेस्थेशिया आप बन जाएंगे, सो ऑन। मैं कंफ्यूज नहीं करूँगी, मैं बता सकती हूँ, मैं बता ही देती हूँ आपको मोटा मोटा कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो डिप्लोमा एनेस्थेशिया, डिप्लोमा डर्मा, diploma nuclear medicine, diploma family medicine candidates are also eligible, DGO, diploma obstetrics and diploma ophthalmology, diploma orthopedics, diploma ENT, diploma pedia, मतलब DCH, and DNB psychiatry, sorry diploma psychiatry, and DMRD radio, and DNB diploma radiation oncology, and diploma respiratory medicine and pulmonary medicine, and diploma फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन एंड डिप्लोमा पैथोलॉजी। ये वाले लोग जो है इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। आई विल ऑल्सो स्क्रीन शॉट, आई विल ऑल्सो पुट द स्क्रीन शॉट, सो यू गाइज कैन टेक द स्क्रीन शॉट और यू कैन सी, ठीक है, विद योर ओन आइज। सो दिस, तो मतलब काफ़ी लोग जो हैं अपने डिप्लोमा को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत डिप्लोमा को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए दैट इज़ पीडी सेट, एंड मुझे लगता है कि अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट मच टफ एग्ज़ाम एंड द कंपटीशन इज़ नॉट वेरी हाई। एंड बेसिकली मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि जगह के पीछे, मतलब कॉलेज के पीछे इतना मत भागो, और इधर जहाँ तुम्हें कंफर्टेबल हो अपने घर के पास ऐसी जगह पे लो, ताकि आपकी डिग्री आराम से कट जाए और ज़्यादा आपको स्ट्रेस ना हो। क्योंकि रेजिडेंसी इज़ टॉक्सिक, ये तो सबको पता ही है, ये तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कहावत दुनिया से चलती ही आ रही है, और जो कि उतनी गलत भी नहीं है। अब बात करते हैं रिज़ल्ट की। तो जो इसका रिज़ल्ट होता है उसके लिए कोई मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यू डोंट नीड सर्टेन मार्क्स टू क्लियर द कट ऑफ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो भी बच्चे जो है भाग लेंगे या फिर जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी जो है मार्क्स के बेसिस पे एक रैंक और मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और उसके हिसाब से आपको काउंसलिंग में इंस्टीट्यूट अलॉट किए जाएंगे। मतलब इसके अंदर कोई मिनिमम कट ऑफ नहीं है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, रैंकिंग मेरिट लिस्ट के हिसाब से होगा, एंड नो कट ऑफ, और कोई मतलब दोबारा कॉपी जो भी है रीचेक विचेक का लफड़ा नहीं है, तो वो नहीं होगा। एंड इसका रिज़ल्ट मोस्टली 1 मंथ के अंदर आ जाता है। वैसे जो मेरे जो सीनियर थे ना, उनका मतलब मेरे कोर्स ख़त्म होने के बाद विदिन 6 मंथ में माई कोर्स completed इन December 2024, एंड देन आई जॉइंट PDCT कॉलेज और हॉस्पिटल इन 2025 में।
तो हमारा 6 महीने के अंदर ही हो गया था। बट मेरे सीनियर्स का ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद उन्हें मिला था। तो अब अभी जैसे मुझे लगता है 1 ईयर वाला ही कॉन्सेप्ट हो गया। हम वी वर द लकी दैट हमको 6 महीने के अंदर ही वापस से सेकेंड डीएनबी मिल गया। बट ठीक है। और टाई ब्रेकर, अगर दो बच्चों के सेम मार्क्स हैं तो किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? तो इसके अंदर जो टाई ब्रेकर डील है वो ये है कि जिसने कम नेगेटिव मार्क्स किए होंगे पहले, तो मतलब दोनों ने सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस नेगेटिव आंसर दिए हैं, तो जो ओल्डर पर्सन है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। कहीं तो ओल्डर को प्रायोरिटी दी जा रही है, ठीक है। और स्पेशलिटीज़ वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कौन कौन से लोग इसमें भाग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनको क्या क्या स्पेशलिटी मिल जाएगी उस कोर्स को करने के बाद। एंड सिलेबस वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि बस आपको अपना जो है सब्जेक्ट उसको थोरली पढ़ना है। ओनली वन सब्जेक्ट जिसके अंदर आपने डिप्लोमा किया है, दैट्स इट। आपको दूसरे सब्जेक्ट को देखना भी नहीं है, कोई उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। और जैसे देखिए इंटरलिंक तो चीज़ें रहती है, जैसे अभी कोई ऑप्स गायनी का है तो उसके अंदर वो तो थोड़ा पूछ लेंगे ना कि स्पाइनल एनेस्थीसिया अगर है पेशेंट को दिया है तो उससे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन वो पूरा ऑप्स गायनी जब आप LSCS का पढ़ेंगे पूरा तो उसमें मोस्टली आपको पता ही चल जाएगा ना। मतलब बाकी इसके लिए आपको एनेस्थीसिया या पीडियाट्रिक्स पढ़ने की ऐसा नीड नहीं है। अगर आप इन सब में पढ़ेंगे ना तो फिर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। और दूसरी बात, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है और इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा पढ़ के फिर आप उसको रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनेगा। तो बेटर है स्टिक टू योर वन सब्जेक्ट, उसी को पढ़ना है, उसी को रिवाइज़ करना है एंड दैट्स इट। मैंने भी बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था, बाद में मुझे पता चला कि इतना पढ़ना ही नहीं था। और जिन लोगों ने मुझसे कम पढ़ा था उन लोगों की मुझसे ज़्यादा अच्छी रैंक आई। ऑल्दो मिला सबको वही जो सबको चाहिए रहता है। यूजुअली क्या होता है सेकेंडरी DNB के लिए है ना, पीपल डोंट एम द बेस्ट कॉलेज और हॉस्पिटल। मतलब मैं तो नहीं चेज़ कर रही थी इन सबको, लेकिन यूजुअली मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सब ने वही वही ले लिया जहाँ जहाँ के वो लोग थे। वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज पुणे, वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज फ्रॉम पुणे, तो शी टुक सेकेंडरी DNB कॉलेज इन पुणे। और एक ने चंडीगढ़ में ले लिया और वन वॉज फ्रॉम रायपुर, तो शी टुक इन रायपुर। एंड मैंने दिल्ली ले लिया। तो मतलब सब लोग वहीं पे ले लेते हैं जहाँ उनको चाहिए रहता है। तो इसके लिए इतना ज़्यादा नहीं परेशान होना है, ठीक है। और हाँ, कॉलेज इंस्टीट्यूट कौन से रहते हैं? तो इसके अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस भी रहते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी रहते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी रहते हैं। तो आपको जो सूटेबल हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और रही बात फ़ी की तो वो सेम रहती है, दैट इज़ 1.25 लाख, जो कि DNB के द्वारा ही अकॉर्डिंग टू NBA रूल्स एंड रेगुलेशन द फी इज़ इक्वल फॉर ऑल द इंस्टीट्यूट जो कि DNB या फिर सेकेंडरी DNB से हमें मिलती है। तो 1.25 लाख इज़ द फीस जो कि ईयरली होती है। हॉस्टल फ़ी कुछ जगह पे इंक्लूडेड भी रहती है, कुछ जगह पे एक्सक्लूडेड भी रहती है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट पे करता है। बट द मोटा मोटा जो फ़ी है योर्स दैट इज़ 1.25 लाख फॉर 1 ईयर एंड फॉर 2 ईयर दैट इज़ ऑल्सो 1.25 लाख, तो टोटल 2.5 लाख हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा है, हाँ, मतलब 2,50,000 रुपीज़ इज़ द टोटल फी यू हैव टू पे फॉर दैट कोर्स। एंड देन कौन सा कॉलेज लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू, हाँ, तो मतलब कौन सा कॉलेज या हॉस्पिटल लेना चाहिए वो मैं आपको बताऊँ तो देखिए वो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ लेना है। जैसे कि अगर आपने जो है डिप्लोमा, जैसे जैसे मैंने आई डिड माई डिप्लोमा फ्रॉम ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और वहाँ पे मेरे को सिज़ेरियन डिलीवरी सब मैं करवा चुकी हूँ, बहुत सारे सिज़ेरियन के, बहुत सारी डिलीवरीज़ की। तो मुझे ऐसे था कि एक तो मुझे थोड़ा सा लाइट चाहिए था, दूसरा मुझे मुझे प्राइवेट का एक्सपोजर चाहिए था क्योंकि मैंने गवर्नमेंट में 2 साल बहुत अच्छे से काम किया। तो मुझे ऐसा लगता था कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट कैसे वर्क करते हैं और बहुत सारी नई नई मोडेलिटीज़ रहती हैं। क्योंकि कई बार आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीथिंग, आई एम नॉट ब्लेमिंग माई कॉलेज फॉर एनीथिंग, वहाँ पे जो मैंने सीखा वो तो बेस्ट ही मैंने सीखा है। आई एम जस्ट सेइंग कि मतलब बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट में नहीं हो पाती हैं, जैसे कि पेशेंट इज़ नॉट एबल टू अफोर्ड द न्यू ड्रग्स विच आर अवेलेबल इन मार्केट, इन प्राइवेट पीपल कैन अफोर्ड। तो और फिर बहुत सारी नई नई जो मोडेलिटीज़ हैं, कुछ नई चीज़ें जो प्राइवेट में होती हैं तो वो हम कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट लिया। और हाँ, ये बात सही है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हैंड्स ऑन काफ़ी कम रहता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में तो बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन रहता है। तो मतलब आपको अपने हिसाब से देखना है। मैं तो सिर्फ अपना एग्जांपल दे रही थी क्योंकि मैंने डिलीवरी और सिज़ेरियन ये सब करके आ चुका था और मुझे ऐसे था कि मुझे कुछ नया सीखना है प्राइवेट में, कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे काम करता है, क्योंकि शायद मैं भी आगे प्राइवेट ज्वाइन कर लूँ। ऑल्दो ये मेरी स्पेकुलेशन से मुझे नहीं पता है कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ। लेकिन हाँ, मतलब कि आई जस्ट बेसिकली, और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ
वैसे मुझे आपको और आपको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी खुद की चॉइस है कि आपको कहाँ लेना है। मुझे ऐसा लगता था कि आई जस्ट वांट टू टेक अ प्राइवेट हॉस्पिटल, तो आई टुक प्राइवेट हॉस्पिटल। आपको जो ठीक लगे आप वो ले सकते हैं, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनीवन एनीथिंग, ठीक है। और हैंड्स ऑन का तो रहता है। जैसे देखिए, अगर आपका डिप्लोमा जो है वो अगर आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से हुआ है और अगर आपको बहुत अच्छा हैंड्स ऑन मिला है, तो मेरे हिसाब से आपको प्राइवेट लेना चाहिए ताकि आप कुछ नया और सीख पाएँ। अगर आपका जो डिप्लोमा है वो आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया जहाँ पे आपका हैंड्स ऑन कम था, तो बेटर यू शुड जॉइन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जहाँ पे बहुत अच्छा सिज़ेरियन का कटिंग और ये सब डिफ़िकल्ट डिलीवरीज़ होती हो, ताकि उन सब का आपको एक्सपोजर आ जाए। क्योंकि आप ना जो सीख सकते हो ना वो मोस्टली 80-90% आप अपने रेजिडेंसी में ही सीखते हो, मेनली ऑप से सिखाते हैं सब लोग। तो क्योंकि आफ्टर दैट जब आप कहीं एसआर बन जाते हो, जो मुझे ऐसा लगता है, ऑल तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो फिर आप थोड़ा हेजिटेट करोगे ना किसी से बेसिक चीज़ें पूछने में, तो आप रेजिडेंसी में आप कुछ भी गलती भी कर सकते हो, उसको सुधार भी सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने गवर्नमेंट से डिप्लोमा किया है तो प्राइवेट से कर लो, गवर्नमेंट से भी कर सकते हो और उससे हायर वाले। और अगर प्राइवेट से किया है और हैंड्स ऑन कम मिला है या फिर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बेटर गो एंड जॉइन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, सो यू कैन गेट बेटर हैंड्स ऑन। तो आप ये सब पूछ लीजिए वहाँ पे पहले से किसी का नंबर वगैरह लेके, तो यू विल गेट एन आइडिया कि कैसा इंस्टीट्यूट है और ये क्या है। और एक बार सच में इंस्टीट्यूट पे पहले फ़ोन करके वहाँ के किसी बच्चे का नंबर लेके आइडिया ले लो कि कैसा इंस्टीट्यूट है, ताकि बाद में फिर रिग्रेट भी ना हो और ऐसा ना हो कि जैसा सोचा था वैसा तो निकला नहीं, ठीक है। और सर्जिकल और नॉन सर्जिकल, मुझे लगता है सर्जिकल वाला वही वाला फंडा है। सर्जिकल वाले लोग अगर हैंड्स ऑन मिला है अच्छा तो प्राइवेट ले लो, अगर नहीं मिला है तो गवर्नमेंट ले लो। पर नॉन सर्जिकल वालों का मुझे ऐसा लगता है कि उनको जो है ना वो डिपेंड करता है, जैसे पीडियाट्रिक मेडिसिन इस तरह के ब्रांचेस हो गई, तो दे शुड ऑप्ट फॉर आई थिंक प्राइवेट इंस्टीट्यूट। बिकॉज प्राइवेट में क्या होता है ना कि बहुत सारी नई नई मोडालिटीज़ होती हैं, और जैसे जैसे डिप्लोमा कई बार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स वगैरह पर भी होता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है ब्लड बैंक नहीं रहता है। और जैसे मैं नॉन मेडिक उसकी बात कर रही हूँ, नॉन सर्जिकल ब्रांच की पीडियाट्रिक्स मेडिसिन, तो कई बार बहुत सारी मेडिसिन भी नहीं रहती हैं और बहुत सारे बच्चे रेफ़र भी हो जाते हैं। तो अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें होती है, तो आपको काफ़ी अच्छा कुछ सीखने को मिल सकता है। हो वहाँ आपको इंक्यूबेशन बच्चे को करने ना मिले, लेकिन आप जो नई नई बीमारियाँ होती हैं या फिर नई नई बीमारी इन द सेंस, सॉरी नई बीमारियाँ तो नहीं, मतलब आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपको जो आप बुक्स में पढ़ते हैं वो वहाँ पे लोग करते हुए मिल जाएंगे, तो इट विल बी वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर यू टू लर्न न्यू थिंग्स। एंड जैसे मैंने जहाँ से डीजो किया था ना, तो वहाँ पे क्या हुआ था, छोटे छोटे बच्चे सारे मोस्टली रेफ़र हो जाते थे क्योंकि वेंटिलेटर कम रहते थे। और कहने का मतलब ये है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स रहते हैं उनके अंदर बहुत सारी मोडेलिटीज़ होती हैं, जो रिसेंट एडवांसेस होते हैं वो उनको भी फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे आपको वो सब नई चीज़ें पता चल जाएंगी, क्यों मतलब, और नई नई ड्रग्स जो अवेलेबल हैं, बिकॉज दे डोंट हैव फाइनेंशियल इश्यूज़ ना, सो एंड पीपल आर पेइंग ऑल्सो। सो तो वो लोग मतलब इफ़ समवन इज़ पेइंग यू मनी, देन यू कैन तो यूज़ द न्यूअर मेडिसिन ना। तो मतलब उसमें ऐसा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती नहीं है, तो वहाँ पे बहुत सारी नई मोडालिटीज़ नई ड्रग्स वगैरह होती है। तो मतलब बेसिकली नॉन सर्जिकल ब्रांच में तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आई थिंक यहाँ से करना चाहिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट से। इट्स माई ओपिनियन ओनली, आई एम नॉट फोर्सिंग एनी वन कि ऐसा करो, इट्स जस्ट माई ओपिनियन। एंड हाँ, और इसके अंदर थीसिस होती है कि इसके अंदर जब व्हेन यू डू सेकेंडरी एम बिकॉज इट्स अ डिग्री कोर्स, तो इसके अंदर आपको थीसिस होती है और इसमें जो एग्ज़ाम होता है 1.5 ईयर्स के बाद ही हो जाता है। तो इसमें जो है आफ्टर 1.5 ईयर्स यू कैन गिव थियरी एग्ज़ाम, एंड मोस्टली 2 साल के अंदर आपका प्रैक्टिकल भी हो ही जाता है। एंड देन वेयर टू चूज़ कॉलेज, दिस इज़ मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को भी इसके बारे में पहले बताया। मुझे ऐसा लगता है कि रेजिडेंसी टॉक्सिक होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बेटर है अपनी जगह पे लो, अपने घर के आसपास लो, ओवरनाइट डिस्टेंस हो, वो भी मैं तो बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा हो गई, अपने सेम सिटी के अंदर लो, मैं तो बोल रही हूँ घर के बिल्कुल पास लो, ताकि सैटरडे संडे भी आ जा सको। बहुत सारे बच्चे जो है वो अपने घर से अप डाउन करते हैं, तो ठीक है ना, तो उसमें स्ट्रेस बहुत कम होता है। तो आप जैसे कि यहाँ से आपने ज्वाइन किया और तो सैटरडे संडे आप अपने घर जा सकते हो, टॉक्सिसिटी होती है तो आप घर जाके अपने घर वालों से बात कर सकते हो, आपका मूड ही चेंज हो जाता है घर जाके। तो फिर अच्छा लगता है। और क्या है, बहुत दूर ले लो और फिर है ना
आ नहीं पाओगे, घर पे फ्रस्ट्रेट होते रहोगे। उससे बेटर ना कि घर के आसपास लो, अपने सैटरडे संडे या जो भी फ्री हो, उस फ्री वीकेंड या जो भी, तो यू कैन कम होम। डिस्टेंस थोड़ा ही हो तो इजीली हो जाता है। और मतलब बहुत दूर जाके भी ऐसा कुछ आप बहुत तुर्रम खां या तोप नहीं सीख जाओगे, मतलब मुझे ऐसा लगता है। जो सिजेरियन यहीं होते हैं ना, वही सिजेरियन मतलब कहीं दूर जाके भी, 1000 किलोमीटर दूर भी वही सेम सिजेरियन हो रहे हैं। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि, और अगर मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू। जैसे कि अगर आपने सेकेंडरी डीएनबी, जैसे मेरा ऐसा था कि मैंने तो वो सेकेंड में एक्चुअली माई एमबीबीएस कॉलेज वॉज वेरी फार। वो था महाराष्ट्र में, और वो 24 आवर्स दूर रहता था, मतलब 1300 किलोमीटर्स था क्या, 1000 किलोमीटर्स अप्रोक्स था शायद वो। और फिर इसलिए मेरा ऐसा था कि मैं तो पास के ही लूँगी। आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान। तो आई थॉट आई विल टेक कॉलेज नियर माई हाउस, so I took in Sonipat, and then that was 4-6 hours distance from my house. And then I also took secondary in Delhi, that is also 4 to 5 hours distance from Jaipur. तो मतलब मेरे को ठीक पड़ता है ये, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बेटर ले लो। और अभी जैसे मेरे 10 मंथ्स होने वाले हैं डिग्री के, और मुझे इतना ऐसा पता नहीं चला है। और सबसे ज़रूरी अपने कलीग से बना के रखनी है। अगर आप अपने कलीग से बना के रखते हैं तो आपकी डिग्री बहुत आसानी से और अच्छे से निकल जाती है। अगर आप उसे बना के नहीं रखते हैं तो फिर वो ही टॉर्चर हो जाता है। तो उसके साथ, अपने कलीग के साथ ज़रूर बना के रखनी है। और इसके बारे में कुछ और बातें भी मुझे करनी है, बट वो मैं अभी नहीं करूँगी, मैं बाद में आपसे करूँगी। एंड या दैट्स इट। और मैंने अगर कुछ पूछा है और कुछ मैंने मिस कर दिया तो आप मुझे बताइएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीडीसीटी। ये मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, और बहुत सारे, और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर अभी जैसे ये वीडियो मैं फैब में शूट कर रही हूँ, और इसको रिलीज़ करते करते 1-2 दिन तो हो ही जाएगा। तो मतलब बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है कि कम समय बचा है, ज़्यादा समय बचा है, कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी से पढ़ने लगेंगे तो भी इजीली हो जाएगा। और इसके अंदर कोई कट ऑफ तो है नहीं कि इतनी चाहिए चाहिए। हो सकता है कम रैंक आ जाएगी तो कहीं और मिल जाएगा, बट मोस्टली मिल तो जाएगा ही ना। ठीक है। तो इसमें जो मेथड्स हैं जो मैंने बनाए हैं अपने मन से, तो देखिए इसमें एक तो ये होता है कि आपके पास मैरो जो है, मैरो या फिर प्रैप लेटर या जो भी आपके जो पीजी के नोट्स हैं, हाँ पीजी के नोट्स हैं जिससे आपने डिप्लोमा पास किया होगा, मैरो मैरो या प्रैप लेटर या कोई भी इंस्टीट्यूट है, डैम्स, इन सब के नोट्स होंगे आपके पास। तो इनको पढ़ के आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए जैसे कि मेरे पास जो था, मेरे पास नहीं था, मेरी जो सीनियर थी उन्होंने क्या किया था, मैरो का जो पीजी एडिशन था, नॉट एसएस एडिशन, पीजी वाला जो था, जो कि हम लोग नीट पीजी के लिए यूज़ करते हैं, मैरो वाला प्लान। आई एम जस्ट टेकिंग नेम ऑफ मैरो, बट आई एम जस्ट सॉरी, मेरे को मतलब कोई भी नीट पीजी के लिए जो भी आपने मटेरियल यूज़ किया था वो, प्लस उसी के एमसीक्यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास मैरो का प्लान था, मैरो नीट पीजी का प्लान, तो फिर आपको वही, उसी को आप रिवाइज़ कर लीजिए। और मतलब वीडियो देखने की नीड नहीं है, बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वीडियो देखनी है कि नहीं देखनी है। और उसके ही एमसीक्यू जो है वो आप सॉल्व कर लीजिए, दैट इज़ ऑल्सो इनफ। और उसी से ही, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छा ऑप्स गायनी पढ़ाया हुआ है, तो मतलब आपके मोस्टली सारे क्वेश्चन उसमें से, सारे तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन 80% पेपर आपका उसमें से निकल जाएगा। बाकी देखिए, हमने 2 साल डीजीओ किया है, तो या जिसने भी डिप्लोमा किया उसको बेसिक बहुत आता है। जैसे आई यूज़ टू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस। जैसे मैंने मतलब जिस सेंटर से मैंने डीजीओ किया है वहाँ पे है ना, बहुत सारा टोलैक वीबैक होता था। तो टोलैक और वीबैक के क्वेश्चन जब मैंने एमसीक्यू वाले उसमें से सेक्शन में से सॉल्व किए, तो 21 क्वेश्चंस में से 19 क्वेश्चन आई वाज एबल टू टिक राइट इन वन गो ओनली। और जिसमें तो मैंने बहुत समय से पढ़ाई भी नहीं की थी। तो आप समझ रहे हो कि हमने भी अगर 2 साल कोई कोर्स किया है तो हमको उसका छोटा मोटा तो सब पता ही होता है ना। समझ रहे हो? तो जस्ट यू है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि अभी मेरे पास कम समय बचा है तो इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है, और उस एक सब्जेक्ट को आप 2 साल प्रैक्टिकल कर चुके हो। उसका आप अपने पीजी में 2 साल उस सब्जेक्ट को प्रैक्टिस कर चुके हो, तो आपके लिए वो एग्ज़ाम अब टफ नहीं है। आपको जस्ट जो है क्या बोलते हैं, फिनिशिंग, या फिर क्या बोलते हैं, ऊपर ऊपर से देखना है, एंड यू आर गुड टू गो अकॉर्डिंग टू मी। एंड
यू कैन डू इट, आई एम टेलिंग यू ना, यू कैन डू इट, मतलब एवरी वन कैन डू इट, ठीक है, बहुत ही ईजी है, इट्स नॉट दैट मच टफ, नीट पीजी जितना टफ नहीं है, ठीक है। एक तरीका ये जो मैंने आपको बताया है कि आप कोई भी अपने इंस्टीट्यूट के जो नोट्स हैं जिससे आपने नीट पीजी प्रिपेयर किया है, वो नीट पीजी के नोट्स प्लस उसके एमसीक्यू, नीट पीजी के एमसीक्यू उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप कर लीजिए। एक तो ये मेथड है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, एक बहुत सारी ऐप्स आती हैं, जैसे कि रिप्रोनीट करके एक ऐप है, उसके अंदर उस ऐप का एक बेनिफिट जो है, ऑल्दो मैंने नहीं यूज़ किया है, ये मैंने जो यूज़ किया वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। और हाँ, तो जो रिप्रोनेट करके एक ऐप आती है, मैंने नहीं यूज़ किया, कुछ लोगों ने किया है जिससे मैंने सुना, तो उस ऐप को भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी ऑप्स गायनी की ही ऐप है, जिसके अंदर आपको ये मिलता है, जैसे कि डैम्स के नोट्स आते हैं ना, ये मतलब ये है वो जो रेजिडेंट प्रोग्राम एक होता है उसका जैसा है शायद। रिप्रोनीट के अंदर जो है ऑप्स गायनी के जो है लेक्चर्स वगैरह होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, आई थिंक। बट उसमें जब मैंने भी इस एग्ज़ाम के लिए आई वॉज प्रिपेयरिंग, तो आई सर्च एवरीवेयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर पीडी सेट, मेरे को कहीं पर भी नहीं मिले। फिर मैं ढूंढती रही, मुझे कहीं पे भी नहीं मिले, तो फिर मैंने ढूंढना ही बंद कर दिया। बट बाद में मुझे पता चला कि रिप्रोनेट ऐप के अंदर थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो रिपीट होते होंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि ना तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो मुझे नहीं पता कि उनमें से आया कि नहीं आया। क्योंकि रिप्रोनेट खरीदो मत खरीदो, आई एम जस्ट सेइंग कि रिप्रोनेट करके भी एक ऐप होती है जिसके अंदर ऑप्स गायनी के लेक्चर्स होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं पीडीसीटी के। तो ये पीडीसीटी के क्वेश्चन जो सब पूछ रहे हैं कहाँ से मिलेंगे कहाँ से मिलेंगे, वो रिप्रोनेट ऐप में मिल सकते हैं, ये मैंने सुना है, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो बिफोर बाइंग रिप्रोनेट, और नो वन इज़ स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो, ओके, नो वन, कोई भी नहीं स्पॉन्सर कर रहा है, ना मैरो, ना प्रैप, ना कोई और ऐप, ना डैम्स, ना भाटिया, कोई भी नहीं कर रहा है। ये मैं अपने आप बना रही हूँ, और मैं किसी ऐप की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ कि रिप्रोनीट ऐप के अंदर मैंने सुना है कि इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। बट बिफोर बाइंग ये रिप्रोनीट ऐप एक बार कंफर्म कर लेना कि सच में ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। बाकी इसके अलावा तो मुझे कहीं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले ही नहीं, और मेरे को लगता भी नहीं कि कुछ ज़्यादा ज़रूरत है, ऑल दो इट्स अप टू यू ओनली, ठीक है। और अगर आपने दी जो कि ये सेकंड मेथड हो गया, ये फर्स्ट मेथड था मैरो, फर्स्ट मेथड था नीट पीजी के क्वेश्चंस प्लस नीट पीजी एमसीक्यू, ठीक है, जो भी आपका मोड था ऐप का वो भी। एंड देन उसके बाद है रिप्रोनीट ऐप का जो मैंने बताया। एंड थर्ड वन इज़, जैसे जो आपने जो डीजो के एग्ज़ाम के लिए जो आपने नोट्स बनाए थे, किसी इंस्टीट्यूट से रेजिडेंसी प्रोग्राम के थ्रू नोट्स बनाए थे, या फिर खुद ने ही नोट्स बनाए थे, जो भी आपके डीजो के नोट्स थे, प्लस 12 एमसीक्यू क्यू बैंक, कोई भी क्यू बैंक आप सॉल्व कर सकते हैं, नीट पीजी का या फिर नीट एसएस का, जो भी आपको लगता है। आई एम टेलिंग यू द ये तरीका जो मैंने यूज़ किया था, विच वॉज नॉट सो मच सक्सेसफुल टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब मैंने यूज़ किया था मैरो एसएस। one of my senior, very kind senior or very generous, she gave me her NEET SS, मैरो एसएस का प्लान she gave me, and उनका रैंक था 45 इन पीडी सेट, उनका रैंक था 45। मेरी जो सीनियर है जिनका रैंक 45 था, उन्होंने वो शी वॉज़ वेरी काइंड एंड जनरस कि उन्होंने मुझे अपना प्लान मुझे दिया। एंड उनके पास ना रेजिडेंट प्रोग्राम था मैरो एसएस का, तो उन्होंने मुझे वो दिया, और उसके साथ क्यू बैंक भी था। तो मैंने क्या किया, मतलब तो बेसिकली मैंने, एक तरीका ये भी है फोर्थ वन, जो है एसएस प्रोग्राम एंड उसका क्यू बैंक, ठीक है। मैंने इसमें एक और तरीका अपनाया था विच वॉज माइन, तो फिफ्थ आप कह सकते हैं। हाँ, तो फोर्थ तरीका हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैरो एसएस को नोट्स पढ़ लो, एंड देन मैरो एसएस के क्यू बैंक सॉल्व कर लो। मैरो मतलब वट एवर जो भी ऐप आपको ये प्रोवाइड करा रहा है। बेसिकली एसएस जो एग्ज़ाम होता है सुपर स्पेशलिटी का थियोरी कोई भी ऐप से पढ़ लो, एंड देन उसी ऐप से उसके सुपर स्पेशलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फॉर एग्जांपल मैरो एसएस प्लान ले लो और मैरो एसएस के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, दैट इज़ ऑल्सो विल बी वेरी सफिशेंट। मैंने इसी में थोड़ा मॉडिफाई किया था फोर्थ में कि मैंने मैरो एसएस के सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और पढ़ा मैंने अपने मैरो के पीजी नोट से था। यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? आई स्टडीड ऑप्स गायनी फ्रॉम नीट पीजी नोट्स विच वॉज हाँ, मैरो के मैंने पढ़े थे, एंड
और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व मैंने नीट एसएस के किए थे, बट इतना मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि क्या हुआ ना कि नीट एसएस के चक्कर में आई आई लेवल्ड अप, बहुत ज़्यादा मैंने लेवल अप कर लिया क्वेश्चन का, और जिसकी वजह से मुझे पता चला कि उतने टफ क्वेश्चन थे ही नहीं, और पेपर वॉज नॉट सो वेरी टफ कि इतना मुझे पढ़ने की नीड नहीं थी, पर बिकॉज ऑफ दैट ना मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ लिया था। बट मैं आपसे वही कहना चाह रही हूँ कि इतना नहीं, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है। आप जो है वो क्या कर सकते हैं, तो फिफ्थ आई थिंक फोर्थ मेथड मैंने क्लियर कर दिया है कि मैरो एसएस का प्लान लेके उसके ऊपर फिर आप मैरो एसएस का एक क्यू बैंक सॉल्व कर लो। एक एक आप उसमें क्या कर सकते हो कि मैरो एसएस का प्लान लेके उसमें क्यू बैंक उसका सॉल्व करो, और नोट्स आप अपने नीट पीजी या कोई भी सोर्स जो आप पहले से पढ़ रहे थे, वेदर डीजो के नोट्स हों या नीट पीजी के नोट्स हों या फिर कोई भी नोट्स हों या फिर जेबी शर्मा, कोई भी बुक से आप पढ़ के मैरो एसएस के क्यू बैंक सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दैट वॉज माई मैथड विच इज़ नॉट वेरी सक्सेसफुल, आई विल मस्ट से। देन उसके बाद एक और मेथड है कि आप रैपिड रिविजन, जो मतलब जो भी इंस्टीट्यूट है प्रैप मैरो, जिसके भी नोट्स पढ़ के इसके क्यू बैंक सॉल्व कर लो, या तो पुराने सॉल्व कर लो, जो भी। एक रैपिड रिवीजन का क्यू बैंक है। रैपिड रिवीजन जो होता है, यहाँ पे जो भी क्यू बैंक आई एम रेफरिंग ना, तो वो जो क्यू बैंक है वो एक एसएस का क्यू बैंक होता है, एक नीट पीजी का क्यू बैंक होता है, बट आई विल प्रेफर कि आप नीट पीजी वाला क्यू बैंक सॉल्व करो। ठीक है, जैसे कि यू आर अप्लाइंग फॉर, यू डिड डिप्लोमा एनेस्थीसिया, तो आप क्या करो कि अनेस्थीसिया के नोट्स पढ़ लो किसी भी तरीके से। तो नोट्स के जो मोड हो सकते हैं वो आपके पास हो सकते हैं कि आपके जो है नीट पीजी के प्रिपरेशन के नोट्स हो सकते हैं, आपके जो है आपने जो है अपना डिप्लोमा कोर्स के उस समय जो नोट्स बनाए वो हो सकते हैं, डिप्लोमा की स्टैंडर्ड्स बुक हो सकती है, कोई भी रैपिड रिवीजन हो सकता है। ठीक है, और जो आपकी कहीं से भी आपका सोर्स जो जिससे आपने डिप्लोमा एग्ज़ाम पास किया, कोई भी सोर्स, उससे आप जो है आपका नॉलेज आप ले लीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए ये वाला नीट पीजी का जो भी आपका एमसीक्यू वाला था, उसको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि प्लान आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप किसी से भी ले सकते हैं। कोई यूजुअली 1-2 महीने पढ़ना होता है, तो अगर कोई बंदा 3-4 महीने वाला प्लान ले लीजिए, या तो नहीं तो बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी जस्ट नीट पास किए हैं, नीट पीजी, अब उनको उस प्लान की ज़रूरत नहीं है, तो आप किसी से टेलीग्राम पे या किसी से भी कांटेक्ट करके ले सकते हैं, तो आपको सस्ता भी पड़ेगा और आपका पर्पज़ भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप प्लान ले लीजिए, फिर किसी को सेल कर दीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। ठीक है, और फिर कोचिंग नोट्स वही सेम, कोचिंग नोट्स एंड सॉल्व क्यू बैंक। एंड देन तो हमने क्या क्या मैथड्स डिस्कस किए कि कोचिंग मैरो, कोई भी कोचिंग के नोट्स उठाओ जिससे तुमने डिप्लोमा, और नहीं, कोई भी कोचिंग के नोट्स उठाओ जिससे तुमने नीट पीजी पास किया था डिप्लोमा के लिए, एंड सॉल्व द क्यू बैंक। ठीक है, उसी कोचिंग के क्यू बैंक सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैरो नीट पीजी उठाया था तुमने कोर्स, एंड देन सॉल्व मैरो नीट पीजी क्वेश्चंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स एंड यू आर गुड टू गो। एक दूसरा मेथड हो गया मैरो का जो एसएस वाला प्रोग्राम ले लो और उसके क्यू बैंक सॉल्व कर लो। तीसरा मेथड हो गया मैरो के एसएस का प्लान लो, उसका क्यू बैंक। ठीक है, और जो नोट्स है ना वो मैरो एसएस का बहुत हाई लेवल के नोट्स होते हैं, तो बेटर है कि अपने नीट पीजी के नोट्स ही पढ़ो और मैरो एसएस के क्यू बैंक सॉल्व करो। चौथा मेथड हो गया अपने डीजीओ के नोट्स उठाओ, जो भी नोट्स तुमने बनाए हैं, जैसे भी तुमने बनाए हैं उनको उठाओ और अपना कोई भी क्यू बैंक सॉल्व कर लो। मैं यहाँ जो बोल रही हूँ कोई भी क्यूब है, चलो लास्ट में डिस्कस करते हैं, फिर मैं भूल जाती हूँ। जेबी शर्मा ये जो भी बुक आपकी स्टैंडर्ड बुक है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक है, उससे उठाओ, उससे पढ़ो। कुछ नई बुक नहीं चालू करनी है, मैं यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। कोई भी नई बुक नहीं स्टार्ट करनी है। जो बुक आपने अपने डिप्लोमा एग्ज़ाम को पास करने के लिए की थी, उस बुक को उठाना है। जो भी नोट्स आपने अपने डिप्लोमा एग्ज़ाम को पास करने के लिए यूज़ किए थे वो, फॉर एग्ज़ाम्पल यू अंडरस्टूड माई पॉइंट कि जो आपने नोट्स बनाए थे डिप्लोमा पास करने के लिए, जो नोट्स आपने बनाए थे नीट पीजी पास करने के लिए, जो नोट्स आपने बनाए थे कोचिंग के टाइम, उन सबको नोट्स को यूज़ करके आपको कोई भी क्यू बैंक सॉल्व कर लेनी है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, एंड पूरी सॉल्व कर लो। उस क्यू बैंक को तुम पूरी सॉल्व कर लोगे, मुश्किल से 1000-2000 क्वेश्चन होंगे, तो यू आर गुड टू गो।
मैं लिख के देती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप इतना भी कर लेते हो तो, ठीक है। रैपिड रिवीजन के क्यू बैंक, रैपिड रिवीजन उठाओ, रैपिड रिवीजन से तुरंत रिवीजन हो जाएगा, देन क्यू बैंक सॉल्व कर लो, ठीक है। एंड कोचिंग नोट्स जो भी बनाए थे फिर क्यू बैंक सॉल्व कर लो, दैट्स इट। और मैं एक बात बता रही थी जो कि मैं भूल गई हूँ कि दिस एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम इतना टफ नहीं है, इजी एग्ज़ाम है, आप आसानी से कर सकते हो। और मैं जो बताती हूँ, मैंने जो यूज़ किया था, मैंने क्या किया था, मैंने जो है वो देखो, मैंने जो नीट, जो मैंने ये प्रिपेयर किया था ना अपना, मैं अपना आपको सच सच बता रही हूँ, बिकॉज आई डोंट लाई एट ऑल। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग मेरे पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं मेरे वीडियोस को, और तो मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ, मैं आपको अपना बताती हूँ। मैंने क्या किया था कि पहले तो मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी जैन वगैरह में, ठीक है, लास्ट ईयर। और फिर उसके बाद ना मैंने अपने सीनियर से बात की, तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि तुम ना ये कर लो, उनके पास नीट एसएस का प्लान था, उनकी रैंक 43 थी, तो मतलब 45, तो भैया वो जो बोलेंगे वो तो, मतलब शी वॉज़ वेरी गुड सीनियर ऑफ माइन, अभी भी उनसे बात होती है। उन्होंने ऐसे बोला नीट एसएस का प्लान है, और क्या बोलते हैं, क्यू बैंक है, वो मैं तुझे दे देती हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे दे दिया। तो मैंने क्या किया, मैं एकदम ऐसे ही थी कि डीजो के बाद आई वॉज़ वेरी रिलैक्स, तो मैंने सोचा कि चलो उसके क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके देखते हैं। तो मैंने उसमें टोलक वी बैक के क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आउट ऑफ 21 मेरे 19 सही हो गए थे। तो आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि ठीक है। बट कुछ जैसे फिजियोलॉजी के क्वेश्चन रहते थे वो मुझसे नहीं बनते थे, ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे, फिर उसमें क्या आपने देखा भी होगा कि जो नीट एसएस होता है ना, या जो भी ऐप, उसके अंदर उसके नोट्स भी थे, बट मुझे नोट्स ऐसा था कि वो मुझे इतना मुझे नहीं पढ़ना था। तो मैंने क्या किया कि मैंने नीट एसएस के थ्योरी नहीं पढ़ा, मैंने बेसिकली मैंने जो नीट पीजी के लिए प्रिपेयर किया था ना, वो मैंने किया था प्रैप लैडर ऐप से। और प्रैप लैडर में प्रसन्नविद सर थे, काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे। तो मैंने क्या किया कि इवन जब मेरे को अपने फाइनल एग्ज़ाम में डीजीओ के फाइनल एग्ज़ाम से पहले मुझे वर्टाइगो आ गया था, और मतलब आपको पता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, इतना कोई पढ़ने के लिए छुट्टियाँ वगैरह तो देता नहीं है। तो मेरे को, मैंने एक ही महीने पढ़ा था और एक ही बार ऑप्स गायनी पढ़ा था, सिर्फ कोई रिवीजन नहीं किया था, सिर्फ एक बार ऑप्स गायनी की बुक कंप्लीट की थी। और फिर उसके बाद एग्ज़ाम, बस मैंने एक, मेरा प्लस पॉइंट क्या रहा कि मैंने एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले जो मेरे पास ये था नीट, नीट की मेरे पास प्रैप नहीं, मेरे पास प्रैप लेटर की बुक थी, रैपिड रिवीजन। और एक तो मैंने रैपिड रिवीजन पूरा पढ़ लिया, मतलब वो पूरा आई थिंक 80 पेज में पूरा ऑप्शन गायनी था। तो मेरे को उसको पढ़ के ना, क्योंकि वो चीज़ आप ना बहुत बार पढ़ चुके हो ना अपने नीट पीजी में, तो आपको वो बुक बहुत फेमिलियर होती है आपके लिए, कि आप पन्ना खोलते हो आपको याद आ जाता है, और वो पेज तुरंत तुरंत, तो मैंने आई थिंक विद इन 3 और 4 आवर्स में मैंने वो 80 पेजेस ख़त्म कर दिए थे। तो मुझे पूरा रिव्यू हो गया पूरे ऑप्शन गायनी दोनों सब्जेक्ट का, क्योंकि जो डिप्लोमा का एग्ज़ाम होता है उसमें फ़र्स्ट पेपर में ऑप्स गायनी दोनों आ जाता है, या फिर हमें नहीं पता ना कौन से पेज, हो सकता है कि वो बोल रहे हैं फर्स्ट पेपर ऑप्स का, दूसरा गायनी का होता है, लेकिन कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वो दैट वाज वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। फिर मुझे वर्टाइगो ही हो गया, आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा। तो जब मुझे वर्टाइगो हो गया तो मैंने 3 दिन, मतलब 2 सेकंड और थर्ड एग्ज़ाम के लिए कुछ पढ़ा ही नहीं था, मैं सिर्फ सोती रहती थी। बट थैंक गॉड, और मेरे भैया भाभी की मेहनत से, मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से मैं पास हो गई, एंड भगवान और मेरे मम्मी पापा के सपोर्ट से मैं पास हो गई। फाइनली मैं वो एग्ज़ाम तो पास हो गई। तो हाँ, बैक टू इस पे आते हैं। तो मतलब जो ये है, मैंने क्या किया, हाँ, तो मैंने जो है उस क्यू बैंक को सॉल्व करने के लिए, फिर मैं क्या करती थी, वो नीट एसएस की सिर्फ मैंने क्यू बैंक सॉल्व की, उसके लिए जो मैंने थियरी पढ़ी वो रैपिड रिवीजन से पढ़ी, प्लस मुझे किसने बताया था कि जो मैरो के नोट्स होते हैं वो काफ़ी डिटेल्ड होते हैं और अच्छे होते हैं। तो मैंने मैरो के जो नोट्स लिए थे किसी से, और फिर उन मैरो के नोट्स को मैं, मतलब मैंने पढ़ा था, उन मैरो के नोट्स को मैंने पढ़ा था, क्योंकि क्योंकि जेबी शर्मा पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं था, और वो बहुत ज़्यादा थी और समय भी कम बचा था, ऐसा मुझे लगा था। मतलब 2 महीने पहले मैंने पढ़ना चालू किया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि जेबी शर्मा तो बड़ी बुक है, और मैंने इतनी पढ़ाई भी नहीं की थी अपने डिप्लोमा में, तो मैंने उससे नहीं पढ़ा था। और फिर मैंने क्या किया था, मैं बस, अब आप ये बोलेंगे खुद तो ने तो जेबी शर्मा पढ़ी नहीं, हमें ज्ञान दे रही है, बट मैंने नहीं पढ़ी थी ना। अगर आपने जेबी शर्मा पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो कह ही रही हूँ ना, इसलिए तो मैंने इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं आपको, कि अगर भैया किसने अपने नोट्स बना के पढ़े हैं तो एमसी नोट्स पढ़ लो, एमसीक्यू सॉल्व कर लो, नीट पीजी के कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, एमसीक्यू सॉल्व कर लो, जेबी शर्मा पढ़ी है
उसको रिवाइज़ कर लो नोट। इसलिए तो मैं कह रही हूँ ना, मैंने नहीं JB शर्मा पढ़ी क्योंकि मैं इतनी नहीं पढ़ती थी। बट अगर आपने जो पढ़ा है, जैसे देखिए मैंने थियरी का रिवीजन उस चीज़ से किया, माई होल पॉइंट इज़ कि मैंने थियरी का रिवीजन उस चीज़ से किया जिससे मैंने अपना डिप्लोमा एग्ज़ाम पास किया और फिर MCQ सॉल्व किए। तो वही तो आपसे कह रही हूँ कि अगर आपने कोचिंग के नोट्स पढ़ के, जैसे मेरी एक फ्रेंड है जिसने थियरी एग्ज़ाम भी कोचिंग के नोट्स पढ़ के दिया था मैरो के, वो पास हो गई, उससे सबसे ज़्यादा नंबर आए थे। तो वो वही पढ़े। तो मैरो के या किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ो, MCQ सॉल्व कर लो। JB शर्मा पढ़िए या फिर कोई भी बुक पढ़ी है जिससे तुमने अपना डिप्लोमा एग्ज़ाम पास किया है, वो वापस रिवाइज़ कर लो, क्यू बैंक सॉल्व कर लो। और जो है कोई भी कोचिंग के नोट्स उठाओ, जो तुमने अपने रेजिडेंसी के दौरान नोट्स बनाए उनको उठाओ, उनको रिवाइज़ करो, क्यू बैंक सॉल्व कर लो। कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है उसको पढ़ लो दोबारा, क्यू बैंक सॉल्व कर लो। तो कोई कुछ भी कर सकता है ना। मैं तो अपना बता रही हूँ कि भाई मैंने जो मेरे 2 ही सोर्स थे जिससे मैंने डिप्लोमा पास किया था। JB शर्मा एक बार पढ़ी थी, वो मुझे उतनी याद थी कि नहीं मुझे नहीं पता। बट हाँ, और दूसरा क्या होता है, ऑप्स तो आपके जो आप अपने लेबर रूम में करते हो वही होता है, तो मैं तो वही करके आई थी। बट हाँ, पर मैंने JB शर्मा इसके लिए नहीं पढ़ी थी क्योंकि आई वॉज़ नॉट, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा JB शर्मा नहीं पढ़ी थी, तो मुझे ऐसा था कि अब अगर मैं JB शर्मा पढ़ना शुरू करूँगी तो पता नहीं वो कब होगी, और ऊपर से ऑप्स गायनी दोनों पढ़नी थी, तो वो तो मैंने नहीं की थी। अदरवाइज़ मैंने जो किया था, तो मैंने क्या किया, नीट के मैंने मैरो के नोट्स मैंने जो है प्रेप राइटर के नोट्स पढ़े थे, ठीक है। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़े कम हैं, तो फिर मैंने मैरो के जो नोट्स होते हैं नीट PG वाले, वो अपने फ्रेंड से लिए थे और उससे मैंने पूरा पढ़ा था। तो बेसिकली मैंने ये 2 चीज़ें से पढ़ा था, और जो सॉल्व किए थे वो मैंने नीट SS के क्यू बैंक किए थे, जो कि मुझे लगता है इट वाज़ नॉट अ वेरी गुड डिसीजन। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप वो गलती ना करें जो मैंने की है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे है ना नीट PG के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए थे, क्योंकि नीट PG SS के क्वेश्चन ऑप्स के तो ईजी थे, लेकिन गायनी के टफ थे, जिसके अंदर मैंने अपना बहुत सारा दिमाग खपाया, और जिससे मुझे बाद में लगने भी लगा कि अरे यार ये तो एग्ज़ाम टफ है, मैं तो इसको ईजी समझ रही थी। बट बाद में जब फाइनल एग्ज़ाम आया तो मुझे लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई कर ली थी, इतना एग्ज़ाम तो टफ ही नहीं था, नीट SS के लेवल का तो नहीं था, ठीक है। तो आप ये गलती मत करिए, आप कोई भी अपना सोर्स उठाइए, थियरी पढ़िए, एंड देन स्टार्ट क्वेश्चन, मतलब स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन फ्रॉम, मैं तो यही कहूँगी कि नीट PG के क्वेश्चन, नीट PG का क्वेश्चन से मेरा मतलब ये कतई नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। माय पॉइंट इज़ कि जैसे नीट जो ये होता है ना, नीट PG का आपने कोई भी इंस्टीट्यूट खोला, कोई भी इंस्टीट्यूट का ऐप खोला, उसके अंदर जैसे फिजियोलॉजी ऑफ जो है प्रेगनेंसी के 50 क्वेश्चन हैं, प्री एक्लेम्पशिया के 50 क्वेश्चन हैं, अब्रेप्शो के 50 है, प्लेसेंटा प्रीविया के 40 क्वेश्चन हैं। मतलब इस तरह के जो उसकी भी जितने भी उस सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन होंगे, ऑप्स गायनी में 1000, ऑप्स में 1000, गायनी में 1000, तो वो पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो मैं लिख के दे रही हूँ, तुम्हारा 50 के अंदर रैंक आ जाएगी, ठीक है। मैं तो नीट SS के चक्कर में फिर ज़्यादा कर नहीं पाई थी, बट हाँ, और तो ये है। और जो सबसे, मेरी रैंक तो इतनी आई थी, बट मेरी एक सीनियर थी जिनकी रैंक 58 आई थी, तो मैं बताती हूँ कि उन्होंने क्या किया था। उन्होंने मेरे से कम समय पढ़ा था और उनकी रैंक मुझसे अच्छी आई थी। तो यस गाइस, दिस इज़ द टाइम एंड द रामबाण इज़, उन्होंने पढ़ा था रिव्यू ऑफ, जो रिव्यू बुक्स होती थी जो पहले आती थी, याद है जो रिव्यू बुक्स आती थी जब ये ऐप वाला सिस्टम नहीं था, कुछ याद है? नहीं आया, मुझे भी नहीं आया था, मुझे भी आ जाता तो आज मेरी रैंक और अच्छी होती। हाँ, तो वो उन्होंने पढ़ा था रिव्यू ऑफ साक्षी अरोरा। आपको याद है पहले बुक्स आते थे रिव्यू, रिव्यू करके नहीं बुक्स आती थी, रिव्यू ऑफ साक्षी अरोरा, तो उस तरह से उस बुक से उन्होंने पढ़ा था। उन्होंने पूरी उसी बुक से पढ़ा था। उस बुक के अंदर वो सबसे सस्ता है, मैं आपको बता रही हूँ, वो मेथड सबसे सस्ता मेथड है और सबसे टिकाऊ मेथड है, मतलब बेस्ट मेथड, एफिशिएंट मेथड, चीप मेथड, एंड यू विल गेट अ गुड रैंक फ्रॉम दैट मेथड। तो ये मेथड है कि बाय अ बुक साक्षी और रिव्यू, जैसे मैं आपको ऑप्स गायनी का बता रही हूँ, कि उन्होंने, और मुझे ऐसा लगता है ऑप्स गायनी के अंदर ये मेथड अगर सक्सेसफुल है तो बाकी सब्जेक्ट्स में होगा ही ना, क्योंकि द पेपर फॉर्मिंग बॉडी इज सेम। अगर जो डिप्लोमा एनेस्थेशिया का पेपर जो सेट कर रहा है PDCT के लिए, वही बंदा तो रेस्पिरेटरी मेडिसिन एंड डर्माटोलॉजी एंड ऑप्स गायनी के लिए सेट कर रहा होगा। तो उन्होंने क्या किया था, रिव्यू ऑफ साक्षी अरोरा करके, जो मैं गायनी की बता रही हूँ, रिव्यू बुक जो होती है उनको लिया, उन्होंने पूरी वो बुक पढ़ ली। उस बुक के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि एक तो आपको नोट्स ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा उसके अंदर बाकी आपके पास अगर खुद के नोट्स है तो वेल एंड गुड है, उन्होंने उसमें नोट्स
थे, और उसके बाद उसमें क्यू बैंक भी होती है, तो फिर वो तुरंत तुरंत सॉल्व हो जाता है। और आई थिंक वो बुक मुझे नहीं पता कितने की आती है, लेट मी चेक फॉर यू गाइस। तो उन्होंने उससे किया था, उनके रैंक 58 थी। बाद में जब हमने डिस्कस किया कि मैम ये क्वेश्चन आया था, तो वो बोली अरे ये तो उस बुक से ही आया था। मतलब उन्होंने जब मुझे ऐसा कहा तब मुझे, मैंने बोला अच्छा मैम कौन से बुक? तो शी सैड कि अरे वो रिव्यू मैंने बुक पढ़ी थी, रिव्यू ऑफ साक्षी अरोरा एंड ऑल, ऑप्स गैनी के लिए। तो मैंने बोला अच्छा मैम। तो बोला अरे ये वही क्वेश्चन है। मतलब उनके हिसाब से बुक, जो क्वेश्चन आए थे वो उस बुक से, मतलब सेम थे। मतलब कुछ क्वेश्चन वॉज फ्रॉम बुक। समझ रहे हो आप, ये कितनी बड़ी बात है कि किसी बुक से ही क्वेश्चन आ जा रहा है, या फिर एकदम सेम क्वेश्चन आ जा रहा है। सेम हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए ना कि जैसे कोई क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया है और आपको याद भी आ रहा है कि तो मुझे पढ़ा पढ़ा देखा देखा सा लगता है, तो मतलब कहने का मतलब है कि उस बुक से आ रही हैं चीज़ें। तो वो दैट इज बुक इज़ सफिशेंट। लेट मी चेक फॉर यू गाइस कि वो बुक कितने की आती है। वो मैं चेक करना भूल गई, क्योंकि जब से मेरा सिलेक्शन हुआ मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बट हाँ मुझे अच्छे से याद है, उनकी रैंक 58 थी। लेट मी चेक फॉर यू गाइज वंस। हाँ मैंने ढूंढ लिया, उस बुक का नाम है सेल्फ असेसमेंट एंड रिव्यू ऑब्स्टेट्रिक्स। एंड उसके अंदर और रिसेंट क्वेश्चंस होते हैं, नीट पीजी के क्वेश्चंस भी होते हैं, जो कि मैं कह ही रही हूँ कि नीट पीजी के क्वेश्चंस जो है इससे कर सकते हैं। और वो बुक जो है वो ऑलमोस्ट 1350 टू 1500 के रुपीज़ के बीच में आ जानी चाहिए, पेपर बैक वाली। किंडल एडिशन भी अवेलेबल होता है। मैं चलो आप लोगों के साथ चेक करती हूँ कि क्या रिव्यू एंड सेल्फ, ये और कौन कौन से उसमें अवेलेबल है सब्जेक्ट, सेल्फ असेसमेंट एंड रिव्यू बुक फॉर नीट अवेलेबल इन देखिए ये जो बुक है ये है शॉर्ट सब्जेक्ट्स की भी एक बुक होती है, सेल्फ असेसमेंट रिव्यू ऑफ शॉर्ट सब्जेक्ट्स की बुक होती है, एंड बेसिक सब्जेक्ट्स की भी बुक होती है, शॉर्ट सब्जेक्ट एनेस्थेसिया हो तो इन सब की भी होती है। एंड देन देखिए मुझे इन सब का तो नहीं पता, मैं मोटा मोटा आपको ना ऑप्स गायनी का आइडिया बता सकती हूँ, क्योंकि उसके अंदर वो बुक काफ़ी बड़ी होती है, तो उसके अंदर ऑप्स गायनी क्वेश्चन होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वही जो मैं कह रही हूँ कि एग्ज़ाम जो कंडक्ट करने वाली बॉडी तो एक ही है, तो बट उससे आपको फ़ायदा होगा ऐसा मुझे लगता है। एंड देन सेल्फ असेसमेंट रिव्यू बुक ENT सब्जेक्ट्स की आती है, ऑप्थेल्म की आती है, एंड ENT ऑप्थेल्म मेरे को लगता है सभी सब्जेक्ट्स की आती है, बाकी आप देख लीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरी जो सीनियर है उसकी रैंक 58 आई थी, उन्होंने तो मुझे यही बोला था कि उन्होंने इस बुक से पढ़ा है, और मैं इस बात को मानती भी हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला था कि बुक के ही क्वेश्चन थे उस एग्ज़ाम में भी, काफ़ी वो बता रही थी। बाकी ये मतलब एक ऑप्शन है जो कि अगर आपके पास कम समय बचा है तो आप ये बुक ले सकते हैं। और उस बुक को, उसमें क्या होता है कि उसमें ना ऐसे चैप्टर वाइज है कि चैप्टर पढ़ा, मैं हस्बैंड इसलिए पे कि उस बुक के अंदर क्या होता है कि वो चैप्टर पढ़ा और उसके बाद उसके क्यू बैंक का उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और ठीक है, तो मतलब दीज आर द मेथड्स। मैं इन मेथड्स को फिर से एक बार ये कर देती हूँ, सम अप कर देती हूँ आपके लिए, कि कोई भी जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स उठाइए जिससे आपने नीट पीजी एग्ज़ाम पास किया था, और या फिर जिससे आपने डिप्लोमा के लिए पढ़ा था जो भी, और उसके जो है क्यू बैंक सॉल्व कर लीजिए। प्रेफर कीजिए कि नीट पीजी की जो क्यू बैंक थी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, उसको पूरा सॉल्व करना है। नीट पीजी के अंदर जो प्रीवियस क्वेश्चन आए उनको भी सॉल्व कर लेना, सब सेम ही रहता है और हो जाएगा। और अगर आपके पास प्लान है जो भी, तो आप ये क्या कर सकते हैं कि वो टाइमिंग लगा के करिए कि 40 मिनट्स में 40 क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। ये एक अच्छी मैंने अभी ऐड किया कि आप जो है वो टाइम, वो जो कस्टम मॉड्यूल्स आते हैं ना उसके अंदर ऐसा करना है कि 40 मिनट्स में 40 क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं, तो वो होगा। और जिस दिन जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसके जो क्वेश्चन है उसी को ही क्यू बैंक सॉल्व कर लीजिए, ताकि वो तुरंत हो जाए। कुछ पॉइंट्स हो तो उस नोट्स में ऐड कर लीजिए। तो मतलब कोचिंग के नोट्स प्लस क्यू बैंक, एंड देन कोचिंग के नोट्स एंड क्यू बैंक, देन स्टैंडर्ड बुक प्लस क्यू बैंक, एंड देन डिप्लोमा नोट्स प्लस क्यू बैंक, डीजीओ नोट्स, जो भी डीजीओ सॉरी डिप्लोमा नोट्स है। तो चलो हमारी वीडियो का सम अप करते हैं। तो बेसिकली मैं इस एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ आपको बता चुकी हूँ। अब प्रिपरेशन के जो मेथड्स हैं वो है कि मोटा मोटा जो प्रिंसिपल है कि आपको थ्योरी पढ़नी है एंड देन यू हैव टू सॉल्व क्यू बैंक, ठीक है। दैट्स इट फॉर वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इसमें जो क्यू बैंक बोल रही हूँ मैं, पूरी क्यू बैंक सॉल्व करनी है, ठीक है।
अब थियोरी के जो सोर्स हैं वो हो सकते हैं, मैं आपके लिए मतलब इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। थियोरी के लिए जो सोर्सेज हैं जहाँ से आपको थियोरी पढ़नी है वो आपके कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं। कोचिंग कौन सी है जिससे आपने नीट पीजी के लिए प्रिपेयर किया है, उस कोचिंग के आप नोट्स पढ़ सकते हैं, जैसे मैरो, प्रैप, डैम्स, भाटिया, जो भी। एंड देन डिप्लोमा के अंदर जो आपने नोट्स बनाए हैं, खुद के हैंड रिटन नोट्स भी चलेंगे, या फिर जो आपने रेजिडेंसी प्रोग्राम ज्वाइन किया है कोई, उसके नोट्स भी चलेंगे, क्योंकि वो काफ़ी डिटेल्ड में होंगे, अच्छे होंगे। देन जो आपने स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है JB शर्मा या फिर कोई से भी जो आपके लिए रिविजनेबल है, ठीक है, उस बुक को पढ़ेंगे आप, ठीक है, थियोरी के लिए। रैपिड रिवीजन जो भी है, अगर आपके पास कोई है रैपिड रिवीजन या फिर कोई भी, क्योंकि रैपिड रिवीजन से आपको तुरंत लास्ट मोमेंट के लिए आप रैपिड रिवीजन को रख सकते हैं, उनसे आप मतलब मोटा मोटा पहले थियोरी अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर लास्ट मोमेंट्स के लिए या लास्ट 7 डेज़ के लिए आप रैपिड रिवीजन कर सकते हैं, या जैसा भी आपको लगे। जैसे आई वॉज़ वेरी कंफर्टेबल विद रैपिड रिवीजन नोट्स, सो मैंने उनको 2-3 बार पढ़ा था। एंड देन सी ए वीडियो, जो भी वीडियो इन द सेंस कि जो कोचिंग के आप जो ज्वाइन करते हो, नीट एसएस या फिर नीट पीजी के, अगर आपको कोई टॉपिक टफ लगता है तो उसकी वीडियो भी आप देख सकते हो, बाकी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। एंड देन रेजिडेंसी प्रोग्राम जो मैंने बताया, ये आपके सोर्सेज हो गए, ठीक है। कोचिंग नोट्स, खुद के बनाए नोट्स, और डिप्लोमा नोट्स, एंड क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बुक, रैपिड रिवीजन नोट्स, एंड कोई भी, ये आपके सोर्सेज कोई भी हो सकता है, जो मैंने नाम नहीं लिया वो भी हो सकता है। बहुत सारी बुक्स होती है, आयन डोनाल्ड होती है, दत्ता होती है, जो भी बुक आपने पढ़ी है, ठीक है, ताकि वो बुक आपके लिए नई नहीं होनी चाहिए कि उसको पढ़ने में आपको नई मेहनत करनी पड़ रही है। आई जस्ट वॉन्ट कि ज़्यादा मेहनत इस पर नहीं करनी है। देन क्यू बैंक आपको मतलब कोई नई बुक नहीं पढ़नी है, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो पढ़ते आए हैं बस उसी से पढ़ लेना है, क्योंकि ऑप्स गाइनी सेम ही रहता है, ठीक है। रिसेंट एडवांस स्क्रिप्ट परेशान नहीं होना है। एंड देन यू हैव टू थियोरी आपने इनमें से किसी भी मेथड से प्रिपेयर कर ली, एंड देन यू हैव टू सॉल्व क्यू बैंक। क्यू बैंक के लिए आपको हो गया नीट पीजी के क्यू बैंक, नीट एसएस की क्यू बैंक, एंड देन कोई भी सेल्फ असेसमेंट बुक ले लो, सेल्फ असेसमेंट एंड रिव्यू बुक लो और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब मैं आपको जो प्रो टिप वो दे रही हूँ कि ऐसा नहीं करना है कि पहले सारी थियोरी पढ़ लो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने, ऐसा मत करिए, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो टॉपिक, माय हस्बैंड इज, वो ले रहे हैं, वो सो गए हैं, वो खराटे लेने में बोलते बस थोड़ा सा बच्चा है। हाँ, तो मेरी कल ड्यूटी भी है, बट मुझे लगता है कि आज ही मुझे करना है। कल सुबह 8 बजे से मेरी इमरजेंसी ड्यूटी है, जो कि 36 आवर्स के लिए वो है, और अभी रात के 12:30 बज रहे हैं, 12:30 AM। बट मेरा ऐसा था कि मुझे बनाना ही है, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं और आई हैव टू हेल्प दैम। सो या तो जो क्वेश्चन आपने जो पढ़े हैं ना, वो, हाँ मतलब जो, ऐसा मत करिए कि पहले ऑप्स पूरी ख़त्म कर लेते तो फिर गायनी कर लेता हूँ। मतलब कोशिश करिए कि एक दिन एक टॉपिक एम्स का ऑप्स का पढ़े, फिर दूसरा उसी दिन गायनी का पढ़े, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर ले। मुझे लगता है मुश्किल से 1 महीने पढ़ेंगे ना, आपका सारा सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि याद करिए, नीट पीजी के लिए ऑप्स गायनी सिर्फ एक सब्जेक्ट था, बाकी और 18 सब्जेक्ट अलग थे। मतलब नीट पीजी में टोटल 19 सब्जेक्ट्स होते थे ना, और उसका भी हमें 1 महीने में रिविजन करना होता था लास्ट में। तो यहाँ तो एक ही सब्जेक्ट है ना, तो इतना टफ है ही नहीं ना, समझ लो, एक ही तो सब्जेक्ट है, तो उसको तो आप 1 महीने में पढ़ लोगे ईजिली। लास्ट मोमेंट के लिए कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है बस उसी का रिवीजन करना है। कुछ जो नंबर्स होते हैं, जैसे मैं बताती हूँ आपको कि डर्मोइड सिस्ट का परसेंटेज कितना होता है, एंड कैंसर्स के बारे में पूछेंगे वो लोग ज़रूर, जो हॉट टॉपिक्स हैं। और जो ये होता है ना, इसके बारे में पूछा था, तो मैम ने बोला था कि ये क्वेश्चन सेम उसी बुक से आया है। ट्विन टू ट्विन में होता है कि ब्लैडर दिख रहा है, कुछ तो था उस क्वेश्चन का ना, कि विजिबल होता है, कुछ कुछ था। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि इस तरह, ये क्वेश्चन मेरा गलत था, क्योंकि इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हमें याद नहीं रहते हैं। मतलब आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होंगे। अदरवाइज तो PPH का मैनेजमेंट आता है, वो आपको आएगा, वो कोई आँख बंद करके भी आपसे पूछेगा, तो यू नो द मैनेजमेंट ऑफ PPH, द ऑर्डर ऑफ ड्रग, एंड देन आर्टरीज का लाइगेशन एंड एवरीथिंग यू नो। तो बेसिकली घबराना नहीं है, ये एग्ज़ाम उतना टफ नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। यू कैन ईजिली पास इट। अभी भी बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि समय कम बचा है। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो लास्ट के महीने, 1 महीने में आप नौकरी छोड़ के भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप, इफ़ यू आर एबल टू मैनेज 4-5 आवर्स स्टडी इन अ डे, देन यू कैन ऑल्सो डू गुड इन दिस एग्ज़ाम while doing your job. So yeah, that's it. I hope I cleared all your points, and अगर कुछ मिस हो गया है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं जल्द से जल्द जवाब दूँगी।
कोशिश करूँगी आपको जवाब देने की। और मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि जब मैं लास्ट ईयर डिलेमा में घूम रही थी कि पीटीसीटी के लिए कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो उन मैम के अलावा मेरे पास कोई और नहीं था ये बताने के लिए कि कैसे पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं ढूंढती रह गई, हर जगह मुझे कहीं पे भी नहीं मिले, तो आई वॉज़ वेरी वरीड कि अरे यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, कैसे मतलब पता नहीं कैसा पेपर आएगा, मतलब आई वॉज़ वेरी वरीड। तो मुझे ऐसा लगा कि इस बार मुझे अपने जो फेलो जूनियर्स हैं उनको ये प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया। सॉरी फॉर द डिले, रियली सॉरी। आप लोगों को सच में ऐसा लग रहा होगा कि मैं बना नहीं रही हूँ, बट आई वॉज़ वेरी बिजी। आई थॉट प्राइवेट हॉस्पिटल है तो कम काम होगा, एंड पता नहीं, बट काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए, और थोड़ी ड्यूटी आवर्स भी ज़्यादा है, तो मेरे को टाइम नहीं मिलता है। जैसे कि मेरी सैटरडे की भी, फ्राइडे की ड्यूटी थी, मैं सैटरडे को आई 3 बजे, एंड देन आई मंडे को ड्यूटी है, देन आई विल कम ऑन ट्यूसडे, सो टाइम नहीं मिलता है। तो पर चलो कोई नहीं, अगर मेरे इस वीडियो को देखने से किसी का एक का भी भला हो जाता है ना, देन आई विल बी मोर ग्रेटफुल एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। एंड थैंक यू गाइस, एंड थैंक यू बच्चों, सच में आप लोगों के मैसेजेस से ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आई एम मेकिंग सम डिफरेंस इन समवन लाइफ, एंड किसी किसी को मेरे वीडियो देखने से फ़ायदा हो रहा है, एंड आई विल रियली हैप्पी टू हेल्प यू। एंड जब आप ज्वाइन कर लोगे तो मुझे बताइएगा किस किस को क्या क्या कॉलेज मिला है, और क्या मेरी इन वीडियोस को देखने से किसी को कोई बेनिफिट हुआ भी है कि नहीं। आई होप होगा ज़रूर। एंड yeah, that's it. I hope you enjoy watching this video, and it will help you in the way you uh, prepare for your exam. And yeah, that's it. कुछ हो क्वेश्चन तो मेरे से पूछ लेना, एंड आई विल हैप्पी टू हेल्प यू। हाँ, मेरा जो है आपको आंसर करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आई विल थिंक कि मैं कोशिश करूँगी कि आप एक ही बार में जो है, सॉरी, एक ही वीडियो के नीचे अगर आप करेंगे तो मैं उस वीडियो के सारे क्वेश्चंस पढ़ के कोशिश करूँगी कि मैं आंसर दूँ। और बस पढ़ते रहिए, घबराना नहीं है, इजी एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, यू कैन डू इट। आप कभी भी, आप अभी कभी भी मतलब आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है पढ़ने का टाइम नहीं है तो स्टार्ट सॉल्विंग डायरेक्टली क्यूब बैंक, यू विल गेट एन आइडिया कि अच्छा, ये जैसे मैंने बताया वी बैक और टोलैक वाला मेरा पोर्शन इतना सॉलिड था कि मैंने उसको बाद में इतना पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मुझे था कि मेरे से तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना, तो आई नो एवरीथिंग। तो मतलब फिर आपको पता चलेगा। तो अगर आप रेट्रोग्रेड भी पढ़ सकते हैं, उससे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, क्योंकि मैंने रेट्रोग्रेड पढ़ा था। आई सॉल्व फर्स्ट क्यू बैंक एंड देन आई स्टडीड बुक। तो मेरा ऐसा था कि अच्छा, फिर उसमें क्या होता है ना कि आपको पता होता है अरे यार बी बैंक में कोई भी टॉपिक है उसके क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, तो आपको उस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे पीपीएच के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सही हुए थे फर्स्ट अटैम्प्ट में, जब मैंने क्यू बैंक सॉल्व किया था, वो भी मैंने नीट एसएस का सॉल्व किया था। तो मतलब इतना इतना हाई लेवल का नहीं पढ़ना, मैं ये कहना चाह रही हूँ। अगर आपने नीट एसएस आपके पास ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं, बाकी इतना हाई लेवल का नहीं पढ़ना है। किसी से भी प्लान बाय कर लो, ऐप से बाय कर लो, या फिर कोई यूज़ कर रहा है, कोई कलीग जूनियर, तो उससे ले सकते हो। कैसे भी करके सिर्फ 2 महीने पढ़ना है, एंड देन यू आर गुड टू गो। और आई थिंक दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू, एंड आई विल हैप्पी टू हेल्प, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। एंड मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपने जो है मुझे बताएंगे, अपना रिव्यू मुझे देंगे, आप लोग अपने रिव्यू मुझे देंगे, और कुछ भी क्वेरी होंगे तो मुझे बताएंगे। और आपका जब रिज़ल्ट आएगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहा, क्यों जो मैंने बताया उसमें से कुछ आया नहीं आया, जो भी। आई विल वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड मैं सोच रही हूँ है मेरे हस्बैंड के खराटे की आवाज़ को आप प्लीज़ इग्नोर करिए, क्योंकि वो बेचारे सो रहे हैं और वो आज ट्रैवल करके आए, तो अब मैं उनको बोल भी नहीं सकती कि मत करो खराटे सेट। और इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे। और या दैट्स इट। चलो, ओके, बाय, गुड नाइट, एंड स्टे ट्यून्ड and follow this channel and subscribe this channel for all the videos regarding secondary NB and diploma and PDCET and upcoming exams. And I will very happy to help you guys, and thank you for all the support, and thank you for all the support and appreciation जो आप लोग मुझे देते हैं। और इसी की वजह से ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैंने चैनल शुरू किया था ना, तब मेरे मन में सिर्फ एक ही थॉट था, क्योंकि जब मैंने डिप्लोमा के लिए ढूंढा था तो मुझे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी, बट थैंक यू द पीपल अराउंड मी जिन्होंने मुझे गाइडेंस किया, एंड देन आई टूक अ गवर्नमेंट कॉलेज एंड एवरीथिंग। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको जो है
मैं तो फिर भी लकी थी कि टचवुड कि मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना एक चैनल खोलना चाहिए और लोगों को गाइड करना चाहिए कि जो प्रॉब्लम्स मुझे हुई वही सारे प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट ऑल मेडिकोज़ को होती है। सो या दैट्स इट। एंड तो बस मैं इसलिए यही मेरा पर्पस था। और जब लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि मैम बहुत मतलब आपका वे ऑफ टॉकिंग इज़ ऑल्सो गुड एंड आप जो चीज़ें समझाते हैं वो समझ में भी आती है एंड वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि मुझे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। एंड देन आई विल ऑल्सो शेयर माई रेजिडेंसी जर्नी विद यू गाइज। सो आपको लगेगा कि हाँ सबकी मुश्किल होती है लेकिन कट जाती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आई होप हम बहुत दूर तक जाएंगे इस चैनल के साथ एंड वी विल हेल्प ईच अदर एंड या थैंक यू। ओके बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।